Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी शिक्षण का ये टेस्ट नंबर 7 है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। मित्रों, ये जो 30 प्रश्न हैं इस संपूर्ण सिलेबस से लिए गए हैं। अब देखिए, पहले जो 15 प्रश्न हैं वो टीचिंग मेथड के हैं और बाद के जो 15 प्रश्न हैं वो ग्रामर के हैं। तो इस प्रकार से इन 30 प्रश्नों का डिवाइडेशन हो रहा है। और यार, ये जो बाद के 15 प्रश्न हैं हिंदी ग्रामर के, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, बहुत ही उलझे हुए भी आप इसको कह सकते हो, और शिक्षण विधियों के भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। मित्रों, पहला प्रश्न आता है, द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता, वाचन में गति, मौन वाचन और वाचन में प्रभावशीलता। तो सही आंसर बताइए, फिर इस प्रश्न को समझते हैं। मित्रों, इसका राइट आंसर है वाचन में गति। द्रुत पाठ, द्रुत मतलब होता है तीव्र गति से पढ़ना। तो मित्रों, द्रुत पाठ का उद्देश्य होता है वाचन में गति लाना। इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है साथियों, हिंदी शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है? कौन से उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पूछ रहे हैं ये? विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा भाषा और साहित्य में रुचि लेना। ठीक है, रुचि ले रहे हैं ना, तो रुचि का संबंध किससे? भाव से है। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये आ जाएगा। साथियों, बाद के जो 15 प्रश्न हैं हिंदी ग्रामर के, उनको जरूर से जरूर देखना। बहुत ही शानदार प्रश्न, आपको उसमें बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न आता है मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है त्रुटियों का पता लगाने में, विषय की स्पष्टता लाने में, छात्रों की समस्याओं को दूर करने में और उपयुक्त सभी। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, इसका सही आंसर है छात्रों की समस्याओं को दूर करने में। भाई, उपचारात्मक की कह रहे हैं, निदान की नहीं कह रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? छात्रों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाता है, कठिनाइयों को दूर किया जाता है, जबकि त्रुटियों का पता नहीं लगाया जाता है। त्रुटियों का पता तो निदानात्मक शिक्षण में लगाया जाता है, इसलिए इसका ये विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाठ योजना के नवीन उपागम प्रस्तुत किए गए 1960 में, 1961 में, 1964 में, 1968 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है 1961 में। 1960 तक, ठीक है, 1960 तक हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसके आधार पर ही दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन 1961 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको आप NCERT भी कहते हो, उसने नवीन उपागम दिया पाठ योजना के लिए। अदा, प्रक्रिया, प्रदा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो मित्रों, ये दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उत्तम है उपन्यास शिक्षण, नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर है गद्य शिक्षण। शब्द भंडार में वृद्धि किससे होती है? गद्य शिक्षण से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तीसरा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BS ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व है। इन्होंने 3 तत्व बताए थे, कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन। शिक्षा के लक्ष्य, पुस्तक और मूल्यांकन।
शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम व शिक्षण अनुभव और उपयुक्त सभी। साथ ही उसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन प्रणाली के 3 तत्व बताए हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। प्रथम विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, एक छात्र कविता का सस्वर वाचन करता है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? सस्वर वाचन करना, ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिरुचि। तो साथियों राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आता है मित्रों कौशल। कोई छात्र कविता का सस्वर वाचन करता है तो वो कौशल के अंतर्गत आता है। 7वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है? जो पद्य शिक्षण है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान आपको बताना है। प्रस्तावना, विचार विश्लेषण, भाव विश्लेषण और संभावी कविता। तो राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है भाव विश्लेषण। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान होता है भाव विश्लेषण। ये सिर्फ पद्य शिक्षण में ही किया जाता है, जबकि विचार विश्लेषण गद्य शिक्षण में किया जाता है। संभावी कविता भी पद्य में की जाती है और प्रस्तावना गद्य पद्य सभी में की जाती है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आत्मविश्वास आना, विषय वस्तु को आत्मसात करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास। गृह कार्य करेंगे, इससे स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। सबसे बेस्ट विकल्प यही है। 9वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। 10वां प्रश्न देखेंगे। पहले विषय वस्तु की प्रत्येक इकाई का ज्ञान, फिर संपूर्ण इकाइयों के समेकित ज्ञान कराना किस सूत्र में आता है? अनुभव से युक्ति की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और मनोविज्ञान से तर्क की ओर। साथियों इसका राइट आंसर आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले विषय वस्तु की प्रत्येक इकाई, अंश से पूर्ण की ओर भी आप इसको कह सकते हो कि पहले विषय वस्तु की एक एक इकाई को बताएंगे, फिर पूरी विषय वस्तु को बताएंगे। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली में दी जाती है? डाल्टन प्रणाली में, मोंटेसरी प्रणाली में, किंडरगार्टन प्रणाली में या प्रयोजना प्रणाली में? साथियों इसका राइट आंसर है मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों पर सर्वाधिक बल दिया है, यह आपको विदित होगा। प्रश्न नंबर 11 में दूसरा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वां प्रश्न है, कठपुतली खेल किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम और क्रियात्मक माध्यम। साथियों इसका राइट आंसर है क्रियात्मक माध्यम। कठपुतली खेल को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? क्रियात्मक माध्यम के अंतर्गत रखा जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि इसमें क्रिया की जाती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। पाठ योजना में प्रकरण का लेखन किया जाता है औपचारिक बिंदुओं में, प्रस्तावना में, उद्देश्य कथन में और व्यवहारगत परिवर्तन में। तो राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है उद्देश्य कथन में। प्रकरण का लेखन उद्देश्य कथन में किया जाता है। होता क्या है, जब प्रस्तावना पूरी हो जाती है तो उसके बाद में अध्यापक उद्देश्य कथन कहता है कि आज हम इसको बिंदु को, जो भी टॉपिक होता है, पूर्ण रूप से इसको पढ़ेंगे। तो तभी जो प्रकरण होता है उसका लेखन किया जाता है। तो इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। चिंतनात्मक पठन के लिए शिक्षण का कौन सा सोपान उपयुक्त होगा? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो राइट आंसर बताइए।
मित्रों इसका राइट आंसर है मौन वाचन। देखिए चिंतनात्मक पठन किस में किया जाएगा, मौन वाचन में ही किया जाएगा। भाई चिंतन कर रहे हो तो आप थोड़ी है कि बोल बोल कर चिंतन करोगे। तो इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है समय नियस हो रही है, यह है साम्य। साम्य अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, मॉरिसन, फ्रायड या स्किनर? साथ ही उसका राइट आंसर है साम्य अन्वेषण का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जीन पियाजे ने ही साम्य अन्वेषण का सिद्धांत दिया था। अब ग्रामर के प्रश्न देखने वाले हैं। 16वां प्रश्न है और ग्रामर का पहला प्रश्न, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मुर्दा, ओष्ठ और काकल्य? मित्रों इसका राइट आंसर है काकल्य। विसर्ग का उच्चारण स्थान वैसे कंठ से माना गया है और कंठ की जगह अली जिह्वा भी ऑप्शन में आता है, अली जिह्वा, और काकल्य भी आता है। तो सबसे सटीक आंसर आपका काकल्य रहता है, फिर अली जिह्वा सेकंड चॉइस रहती है और कंठे तीसरी चॉइस रहती है। तो मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। साथियों प्रश्न नंबर 17 है, मुक्तावली का संधि विच्छेद क्या होगा? मुक्तावली शब्द मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली छोटी वाली, मुक्त प्लस अवली। तो साथियों राइट आंसर बताना है कि मुक्तावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मित्रों इसका राइट आंसर है मुक्तावली शब्द का संधि विच्छेद मुक्ता प्लस अवली, दूसरा विकल्प सही होगा। इसमें दो शब्द है मुक्ता, मुक्ता मतलब होता है मोती, क्या होता है? मोती, और अवली मतलब होता है माला या समूह। तो मोतियों की माला या मोतियों का समूह ही मुक्तावली कहलाता है। मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही है। पहले विकल्प में मुक्त नहीं, ये यहाँ पे अवली में छोटी की मात्रा है, यहाँ भी मुक्त शब्द है, तो ये गलत है। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना है? अव्यय से तेज, ऐश्वर्य, सर्वस्व और शीघ्रता। तो राइट आंसर बताइए। साथियों उसका राइट आंसर है शीघ्रता। देखो सर्वस्व शब्द तो सर्वनाम से भाववाचक बना है। ऐश्वर्य शब्द ईश्वर प्लस ये, ईश्वर शब्द होता है संज्ञा, इसमें भी ईश्वर में भी जातिवाचक संज्ञा है। तो मित्रों यहाँ ईश्वर में भी आपको अव्यय से भाववाचक नहीं मिलेगा। तेज शब्द है, इसमें कोई भाववाचक संज्ञा है नहीं, ये खुद एक अव्यय है। और शीघ्रता शब्द शीघ्र प्लस ता, शीघ्र अव्यय है और ता प्रत्यय लगने से ये भाववाचक संज्ञा बना है। अतः चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, किसी ने आवाज़ लगाई है, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई बाहर खड़ा है, कोई लड़का बाहर मधुर गीत गा रहा है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि कौन से वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। साथियों इसका राइट आंसर है कोई लड़का बाहर मधुर गीत गा रहा है। इसमें सार्वनामिक विशेषण है। देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीज़ें होती है, वो ही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसमें सर्वनाम तो है कोई, लड़का है संज्ञा और मधुर है विशेषण। इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। तुलादान शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और क्रमधारय। तो राइट आंसर बताइए। साथियों राइट आंसर है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास कैसे होगा? देखो तुलादान का मतलब होता है तुला के समान दिया जाने वाला दान, या तुला के बराबर भी आप इसको कह सकते हो। तुला के बराबर दिया जाने वाला दान तुला दान कहलाता है। तो के
संबंध तत्पुरुष समास है, का के की संबंध तत्पुरुष समास की पहचान होती है, इसलिए इसका सही विकल्प दूसरा रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। लिंग का निर्धारण नहीं होता है संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, ये सर्वनाम है, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर और विशेषण के आधार पर। तो किसके आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं होता है? मित्रों राइट आंसर है सर्वनाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो सर्वनाम होते हैं ये है हमेशा एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, उनमें समान चलता है। जैसे वह शब्द है, फिर जो वह शब्द है, यहाँ पर वह शब्द से मैं एक वाक्य बना रहा हूँ, वह जा रहे हैं, तो वह जा रहे हैं, उसमें क्या कहाँ पता चल रहा है कि भाई वो लड़का है या लड़की है? तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये पता ही नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर लिंग का निर्धारण सर्वनाम के आधार पर नहीं होता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा एक और चीज़, ये जो सर्वनाम है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? बहुवचन में वर्षा, ईश्वर, जनता और तेवर। मित्रों इसका जो विकल्प है प्रश्न नंबर 22 में तेवर शब्द सही है। तेवर शब्द सदैव बहुवचन में होता है, जबकि वर्षा, ईश्वर और जनता ये तीनों शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। प्रश्न नंबर 23वां देखेंगे। 23वां प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग किया था। वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। साथियों 23वें प्रश्न का सही आंसर है पूर्ण भूतकाल। जो अपूर्ण भूतकाल है उसमें क्रिया की समाप्ति का पता नहीं चलता है। आसन्न भूतकाल में और सामान्य भूतकाल में इनमें थोड़ा अंतर होता है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि जो क्रिया होती है वो भूतकाल में अभी अभी पूरी हुई है ऐसा पता चलता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया का भूतकाल में होने का सामान्य संकेत मिलता है, जबकि पूर्ण भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है इसका संकेत मिलता है बहुत पहले। तो प्रणोत्सर्ग किया था, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, बहुत पहले किया था, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत भाषा का नहीं है? अन, दुस, अति और औ। कौन सा उपसर्ग इनमें संस्कृत भाषा का नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर आता है 24वें प्रश्न का पहला विकल्प। अनुपसर्ग संस्कृत भाषा का नहीं है, बल्कि अनुपसर्ग हिंदी भाषा का होता है, और दुस, अति, औ ये तीनों उपसर्ग संस्कृत भाषा के हैं। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है? कर्तृवाचक तद्धित पूछ रहे हैं। सुनार, पंडिताई, ममेरा और मैथिली। तो कर्तृवाचक बताना है आपको तद्धित में। मित्रों राइट आंसर है प्रश्न नंबर 25 का प्रथम विकल्प सुनार। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। मित्रों इसका सुनार आंसर कैसे राइट है देखिए। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के साथ जुड़कर के कर्ता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? कर्ता का बोध कराते हैं, उनको ही कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सोना प्लस आर बराबर शब्द बनता है सुनार। तो सोना शब्द क्या है? संज्ञा है, और इसमें आर प्रत्यय लगने से शब्द बन रहा है सुनार। तो ये कर्ता का बोध करा रहा है, अतः यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26वां प्रश्न। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है? उजला, इलायची, मांस और रात। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? राइट आंसर है मास। मास शब्द तत्सम है। मास शब्द का तद्भव होता है महीना, और जो उजला शब्द है ये तद्भव है। ये किससे बना है? ये उज्ज्वल शब्द है तत्सम, उससे उजला शब्द बना है। इलायची शब्द भी तद्भव है, ये एला शब्द से बना है।
और रात शब्द भी तद्भव है, ये रात्रि शब्द जो होता है तत्सम उससे बना है, अतः यहाँ पे तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। अयोध्यापति राम ने रावण को दंड दिया, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। अयोध्यापति, दूसरा विकल्प है राम, तीसरा है रावण और चौथा है दंड। तो साथियों राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है राम। देखो इसमें राम ने रावण को दंड दिया, क्रिया को करने वाला कौन है? राम। तो इस प्रकार इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, कि मिश्र वाक्य तो होना चाहिए लेकिन क्रिया विशेषण वाला। विकल्प है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा विकल्प है जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं। तीसरा विकल्प है मीना उमाकांत की बड़ी बहन है जो कोटा में पढ़ती है। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है? मित्रों राइट आंसर है दूसरा विकल्प, जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा विकल्प ही सही क्यों है? यहाँ देखिए ये की शब्द से जुड़ा हो तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जहाँ तो साथियों पहला विकल्प तो है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य, तीसरा विकल्प है विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य और इसका दूसरा विकल्प है क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। तो मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। रमेश का बड़ा भाई सोहन बाजार से सुंदर कपड़े लाया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है? तो मित्रों इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 29 का तीसरा विकल्प। यह विशेषण पदबंध है क्योंकि यहाँ पर कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है कि कपड़े कैसे लाया? सुंदर लाया, अतः यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न आएगा, कौन से शब्द में यण संधि नहीं है? स्त्री उपयोगी, नार्योचित, अध्यवसाय और गव्य। तो मित्रों राइट आंसर है गव्य शब्द में यण संधि नहीं है, जबकि स्त्री प्लस उपयोगी, नारी प्लस उचित, अधि प्लस अवसाय, इन तीनों में यण संधि का प्रयोग हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही जल्द बुद्धि की क्लास भी अभी मैं अपलोड करने वाला हूं और साथ में ही मैंने आज मनोविज्ञान 2018 का पेपर सोल्व कराया है जिसमें 120 विकल्पों पर चर्चा की है। वीडियो के एंड में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल ये वीडियो आपके सामने रहा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।